आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पी एस सी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट प्लस सी टेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक, सभी यूनिवर्सिटी या फिर कहें शिक्षा जगत से रिलेटेड तमाम वो खबरें जो विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई हैं या माध्यमिक विभाग या शिक्षा विभाग की सभी वो खबरें हुआ भर्ती संबंधी जिसमें एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की तमाम ऐसी खबरें जो उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश से रिलेटेड खबरें भी आपको यहाँ पे शिक्षा जगत से रिलेटेड मिलती हैं। उसी क्रम पर आज दिनांक 10/7/2023 10 जुलाई 2023 की खबरें देखेंगे। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे पहली बार व्यूवर्स या भाई बहन आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन सूचना होगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसलिए क्योंकि हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर सूचना है, छोटी हो या बड़ी, वो आपको अगर सही समय पर मिल जाती है तो आपके लिए वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और लाभदायक होती है। और बाद में सूचना मिले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे कई भर्तियां कई निकल चुके हैं जिस पे वो सूचना लोगों को बाद में मिली और वो भाई बहन अपने कागज़ टाइम पे नहीं जमा करा पाए और इससे वंचित रह गए। इसीलिए कहता हूँ जो भी सूचना अगर तुरंत मिल जाए, जैसे निकली सूचना तुरंत मिल जाए तो आपके लिए लाभदायक हितकारी है। अगर वही बाद में मिले, जब समय निकल जाए, तो ऐसी सूचना का कोई महत्व औचित्य नहीं रहता। तो चलिए, आशा है आप सभी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा। लाइक ज़रूर कर दिया करिए और शेयर, जिससे और भी भाई बहनों तक ये खबरें पहुंच सके। चलिए, 10 जुलाई 2023 की खबरें हैं ये। एक ही शिक्षक का 2 जिलों में तबादला। प्रदेश लखनऊ प्रदेश के सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले में बड़ी विसंगति सामने आई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सहारनपुर के देवबंद में स्थित श्री रामकृष्ण योगाश्रम इंटर कॉलेज में कार्यरत सहायक अध्यापक ओंकार नाथ यादव का 2 जिलों में तबादला कर दिया है। हिंदी के सहायक अध्यापक ओंकार नाथ यादव का तबादला उनके स्वयं के आवेदन पत्र के आधार पर नेशनल इंटर कॉलेज लखनऊ में किया गया है। इसी तिथि में उनकी तरफ से जारी एक अन्य आदेश के अनुसार ओंकार नाथ यादव का तबादला गोला स्थित कृषक समाज इंटर कॉलेज में किया गया है। दोनों आदेशों पर उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज रामचेत के हस्ताक्षर हैं। फिर हाई कोर्ट जाएगी बीएड की लड़ाई। पीएम को पत्र लिख मुआवजों की मांग का मामला है। राज्य सरकार को सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन मुआवजों के लिए दरवाजा खटखटाएगा। देखिए, यह है सत्र 13-14 का मामला। बीएड सत्र 13-14 में परीक्षा और प्रैक्टिकल के बावजूद रिजल्ट नहीं होने से आधार में फंसे प्रदेश के 13,000 विद्यार्थियों का मुद्दा एक बार फिर कोर्ट में पहुंचने जा रहा है। सरकार के आदेशों पर कॉलेजों में रिक्त सीटों पर हुए प्रवेश के बाद भी गलत प्रवेश के आरोपों में फंसे छात्र छात्राओं के लिए मुआवजा लेने की तैयारी है। पहले चरण में सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पूरे प्रकरण की स्थिति बताते हुए यह हस्तक्षेप की अपील की कि यह मामला राज्य सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार के निर्णय के बाद फेडरेशन कोर्ट में केस दायर करेगा। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नितिन यादव के अनुसार 16 सितंबर 2013 के बाद कॉलेजों ने रिक्त सीटों पर जो भी प्रवेश लिए वे सरकार के आदेशों पर हुए। आदेशों के आधार पर ही गोरखपुर विश्वविद्यालय ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को प्रवेश के निर्देश दिए। जो भी प्रवेश हुए वे प्रवेश परीक्षा में शामिल हो चुके थे, लेकिन बाद में इन्हें अवैध घोषित कर दिया गया। रिजल्ट नहीं तो 10 लाख रुपए दे। फेडरेशन के अनुसार सरकार के आदेश पर हुए नियमानुसार यदि ये फिर प्रवेश अवैध है तो गलती शासनादेश और गोरखपुर विश्वविद्यालय की है जिसके आधार पर प्रवेश हुए। फेडरेशन ने उक्त आदेश से प्रभावित छात्र छात्रों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। नितिन यादव के अनुसार छात्र न केवल मानसिक अवसाद है बल्कि हजारों छात्रों का करियर खत्म हो गया है। अपना पक्ष रखेंगे सामूहिक नकल में फंसे
राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षार्थी। देखिए, नकल के आरोपी परीक्षार्थी को 15 जुलाई तक मांगे गए हैं प्रत्यावेदन। प्रोफेसर रज्जू सिंह भैया राज्य विश्वविद्यालय की बीएससी और बीकॉम के अंतिम वर्ष की परीक्षा के दौरान नकल सामग्री के साथ पकड़े गए परीक्षार्थियों और सामूहिक नकल से चिन्हित परीक्षार्थियों को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका परीक्षार्थी पक्ष रखने का मौका दिया गया है। उनके प्रत्यावेदन पर विचार करने के लिए परीक्षा समिति कार्रवाई को लेकर कोई निर्णय लेगी। राज्य विश्वविद्यालय की स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा के दौरान आधा दर्जन केंद्रों में सामूहिक नकल के मामले सामने आए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने वहां परीक्षा दे रहे सभी परीक्षार्थियों की कापियां जब्त कर ली थी और परीक्षा केंद्रों को 3 साल के लिए डिबार कर दिया था। कॉलेजों को संबंधित कॉलेज अब अगले 3 साल तक परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। पिछले साल भी सामूहिक नकल में कई परीक्षा केंद्र डिबार किए गए थे और 9000 से अधिक परीक्षार्थियों को सामूहिक नकल में चिन्हित किया गया। शुरुआत में ऐसे परीक्षार्थियों को 1 साल के लिए डिबार कर दिया था, लेकिन बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन ने राहत प्रदान करते हुए अलग से इनकी परीक्षा कराई थी। इस बार सामूहिक नकल में हजारों परीक्षार्थी चिन्हित किए गए। सामूहिक नकल में जो केंद्र डिबार किए गए वो परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों की कापियों में काफ़ी एकरूपता है। कुछ केंद्रों में तो व्यापक पैमाने पर नकल सामग्री भी जब्त की गई है। वहीं सैकड़ों परीक्षार्थियों को उड़ाका दलों ने नकल सामग्री के साथ उपयोग करते हुए पकड़ा। ऐसे परीक्षार्थियों में से विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 जुलाई तक प्रत्यावेदन मांगे हैं। रजिस्ट्रार संजय कुमार की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध गूगल फॉर्म में केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रत्यावेदन प्रेषित करने हैं। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह का कहना है कि अगर कोई परीक्षार्थी ये दावा करता है कि वह सामूहिक नकल में शामिल नहीं था या व्यक्तिगत रूप से नकल नहीं कर रहा था तो परीक्षा समिति के उसको प्रत्यावेदन विचार करेगी। सामूहिक नकल पर चिन्हित किए गए परीक्षार्थियों की कापियां भी सुरक्षित रखी गई हैं ताकि नकल आरोपी परीक्षार्थियों का प्रत्यावेदन आने पर भी कापियों की फिर से जाँच कराई जा सके। अगर कोई परीक्षार्थी निर्दोष साबित होता है तो कार्रवाई नहीं होगी, अगर दोषी साबित होता है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भर्ती संस्थाओं के कर्मचारियों को काम, अभ्यर्थियों की नौकरियों की आस। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में मर्ज होगी भर्ती संस्थाओं के कर्मचारी। प्रदेश के 2 प्रमुख भर्ती संस्थाओं उत्तर प्रदेश में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग चयन बोर्ड के पास वर्तमान में कोई काम नहीं है। इन भर्ती संस्थाओं के कर्मचारियों खाली बैठे हैं। इनके साथ अभ्यर्थियों को भी नए शिक्षा आयोग से गठन का इंतजार है, जिससे कर्मचारियों और काम और बेरोजगारों अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारियों को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग मर्ज किए जाने की तैयारी है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 8 स्थायी कर्मचारी, जिनके 4 कर्मचारी तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 24 स्थायी कर्मचारी हैं। इन दोनों भर्ती संस्थाओं के पास अगस्त 2022 के बाद से कोई काम नहीं है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, टीजीटी पीजीटी प्रयोक्ता पीजीटी के 4000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 22 से पूरी हो चुकी है। आवेदनों की प्रक्रिया पूरी हुई साल भर होने वाले, लेकिन परीक्षा तिथि भी अब तक घोषित नहीं की जा सकी है। अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन के बाद ही अधूरी पड़ी शिक्षक भर्ती शुरू कराई जा सकेगी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए आयोग में मर्ज किया जाना है। ऐसे कर्मचारियों को भी काम मिलने का इंतजार है। वहीं इन दिनों भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले 15 लाख अभ्यर्थियों को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार है। भर्तियों के लिए फॉर्म भरने के बाद ये अभ्यर्थी साल भर से परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में भर्ती अन्य भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ओवर एज हो चुके हैं और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। चलिए अगली न्यूज़ है, जल्द अस्तित्व में आ जाएगा राज्य सेवा चयन आयोग। बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एडेड विद्यालयों से शिक्षकों को भर्ती के लिए गठित किए जा रहे राज्य शिक्षा आयोग का चयन आयोग जल्द ही अस्तित्व में आने की संभावना है। इसके अस्तित्व में आने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा। कर्मचारियों को नए आयोग में भेज दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले प्रतियोगी को अब नए आयोग से बेसब्री इंतजार है। प्रतियोगी की मांग है कि जल्द शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। नए आयोग समाहित होंगे उच्चतर चयन बोर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया।
ठीक है, वही है। अधिक पेंशन के लिए कल तक ही आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए, ये पात्र है कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी नियोक्ता जिन्हें 5,000 रुपये या 6500 रुपये कानूनी वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था। ऐसे सदस्य जो 1 सितंबर 2014 के पहले EPS के सदस्य थे और उस तारीख के बाद भी सदस्य बने रहे। EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए 2 दिन शेष है। इनकी अंतिम तिथि 11 जुलाई, इसकी निर्धारित अंतिम तिथि से पहले ही 2 बार बढ़ाया जा चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार इसे बढ़ाने की संभावना बेहद कम है। पिछली बार इसकी अंतिम तिथि 26 जून थी, लेकिन EPFO की वेबसाइट पर आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए बढ़ाकर इसे 11 जुलाई करने का फैसला कर दिया गया था। शिक्षकों के चयन को काउंसलिंग आज से। प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक TGT PG प्रवक्ता PGT 2016-21 की भर्ती के चयन के बावजूद शिक्षकों के कार्यभार न ग्रहण करने के कारण रिक्त रह गए 2000 से अधिक पदों पर प्रतिचय सूची से चयन के लिए काउंसलिंग शिक्षा निदेशालय सोमवार को शुरू होगी। काउंसलिंग 26 जुलाई तक 11 से 3 बजे तक होगी। पहले दिन TGT 2016 हिंदी गृह विज्ञान विषय के अभ्यर्थी बुलाया गया। हिंदी के अनारक्षित वर्ग में 38 OBC 21 SC 27 ST के 1 पद रिक्त हैं। आरक्षित पद पर खिलाड़ियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया 6 माह में होगी पूरी। 521 पदों के लिए जल्द मांगे जाए ऑनलाइन आवेदन। UPSSF में 27 पदों पर होगी भर्ती। आगामी भर्तियों नागरिक पुलिस आरक्षी 318 पद, आरक्षी PSC के 174 पद, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के 27 पद, घुड़सवार के 2 पद शामिल हैं। प्रदेश सरकार के पदों के कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के लिए दूसरे दौर पर 521 अभ्यर्थियों को चयन करेगी। उत्तर प्रदेश भर्ती बोनस बोर्ड 6 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित कर तैयारी कर रहा है। जल्दी खिलाड़ियों को ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। दरअसल CM योगी ने विभाग के आरक्षी पद पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के निर्देश दिया था। इसके बाद भर्ती बोर्ड ने करीब 8 माह में भर्ती प्रक्रिया संबंध करके कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री फिर से निर्देश दिया कि 521 खिलाड़ियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। इस बार भर्ती प्रक्रिया 6 माह पूरा करने का निर्धारित लक्ष्य दिया गया है। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा 75वां स्थापना दिवस। तो ये 75वां स्थापना दिवस है जो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के लिए बनाया जाएगा। शैक्षिक जीवन को बेहतर बना रहा है विद्यार्थी परिषद। चलिए, हिंदी की पहली विज्ञान पत्रिका के अस्तित्व पर है संकट। 110 साल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जमीन पर संचालित हो रही है विज्ञान परिषद। 2 बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी जमीन खाली कराने के लिए भेज चुका है पत्र। हिंदी में प्रकाशित हो रही विश्व की पहली विज्ञान पत्रिका अनुसंधान परिषद की कमेटी तलाश कर रही व्यावसायिक गतिविधियाँ ठप। ठीक है, हिंदी देखिए थोड़ा सा जुड़े देख लेते हैं। हिंदी भाषा विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में 1913 समझ लीजिए 1913 विज्ञान परिषद की स्थापना की गई थी। इंडिया प्रेस चौराहे के पास स्थित विज्ञान परिषद की 4 एकड़ में फैला हुआ है। विज्ञान परिषद की ओर से दुनिया की पहली हिंदी में विज्ञान पत्रिका अनुसंधान प्रकाशित की जाती है। अब यह संकट में है। पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकें और पांडुलिपियाँ भी हैं। विज्ञान की 2 पत्रिकाएँ होती हैं प्रकाशित। तो देख लीजिए नाम क्या है। विज्ञान परिषद में विज्ञान 2 पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं, पहली विज्ञान और दूसरी अनुसंधान पत्रिका। इसका प्रकाशन 1915 में शुरू हुआ था। अनुसंधान पत्रिका का 1958 में प्रकाशित होना शुरू हुआ। चलिए, ALU की प्रेस परीक्षा आज से। पूछे जाएंगे 100 सवाल। वैध परिचय पत्र लाना अनिवार्य। केंद्रों पर प्रवेश पर पासपोर्ट साइज की फ़ोटो जरूरी है। चलिए अगला, कंपार्टमेंट परीक्षा 13 जुलाई को। ISSC और ICSI की कंपार्टमेंट परीक्षा 13 जुलाई को 2 से 5 बजे की पाली में बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज में होगी। स्कूल प्रधानाचार्य विशाल सिंह ने बताया कि परीक्षा प्रयागराज के जोन में विभिन्न स्कूलों में 200 बच्चे शामिल होंगे। परीक्षा को देखते हुए स्कूलों में 1 दिन पहले से अवकाश रहेगा। वर्दी पहनकर करता था वसूली। 60 घाट में कोचिंग प्रबंधक भी धरा गया। सेना भर्ती के नाम पर भगोड़े जवान ने 50 बेरोजगारों को ठगा। गिरफ्तार। 2 साल से फरार चल रहा था सैनिक बिजनौर में मिला। STF और मिलिट्री इंटेलिजेंस की कार्रवाई में धरा गया पवन। भगोड़ा पवन राज और कोचिंग प्रबंधक सतीश यादव। STF ने बताया कि भगोड़ा घोषित होने के बाद उसका मिशन डिफेंस एकेडमी मैनेजर सतीश यादव के साथ संपर्क हुआ। सतीश के साथ मिलकर उन्होंने लोग भर्ती कराने के नाम पर वसूली करना शुरू कर दी है। इसमें से 40-50 लोगों को नौकरी के नाम पर ठग चुके हैं।
बैंक खातों में मिले थे 79 लाख रुपए। 2020 में पवन राज के गिरोह का खुलासा होने पर चौंकाने वाली जानकारी कि पवन की सेना भर्ती प्रक्रिया में साठगांठ कर सेंध लगा दी। तब पवन राज फरार हो जाने के बाद उसके बैंक खाते चेक किए गए, तब 1,79,000 खातों में 79 लाख मिले थे। ये रुपए मेडिकल टेस्ट में पास कराने के नाम पर वसूल किए गए थे। पवन आर्मी मेडिकल कोर लखनऊ में वर्ष 2017 में तैनात हुआ था। तैनाती के दौरान मुलाकात बाला व स्वप्निल संतोष सूर्यवंशी हुई थी। ये दोनों गिरोह में पहले से थे। सेना के नौकरी दिलाने के नाम पर 3 बेरोजगारों से 15 लाख वसूलने की फिराक में बिजनौर आए भगोड़े सैनिक पवन राज व मिशन डिफेंस एकेडमी के प्रबंधक सतीश यादव को शनिवार रात मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम व एसटीएफ ने दोनों को एकेडमी में पकड़ा। पवन राज 2020 से सेना भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट में पास कराने का झांसा देकर वसूली करने वाले गिरोह में शामिल थे। इस गिरोह में पकड़े जाने के बाद पवन राज फरार हो गया था। उसे सेना में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। दोनों आरोपी सेना भर्ती कराने का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। रुपए लेते समय पवन सेना की वर्दी में रहता था। एसटीएफ के मुताबिक आरोपियों में 40 से 50 बेरोजगारों की ठगी की है। एसटीएफ डिप्टी एसपी अमित नागर ने मुताबिक भगोड़ा सैनिक पवन राज बक्सी का तालाब कमलाबाद और एकेडमी प्रबंधक सतीश यादव मोहनलालगंज के रानी खेड़ा के रहने वाले हैं। इनके पास 9 फर्जी नियुक्ति पत्र, कई मोहरे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेना का फर्जी परिचय पत्र, कई समस्त दस्तावेज मिले हैं। प्रधानाध्यापक रोज की गतिविधियों की देंगे जानकारी। तो ये है पटना की न्यूज़, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये है पटना की न्यूज़ है। इसलिए ये न्यूज़ अब डालनी चालू हो गई क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार में शिक्षा भर्ती चालू है और उत्तर प्रदेश के राज्य और अन्य राज्यों के भाई बहन इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं, परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं। इसलिए अब पटना की न्यूज़ भी डाल दी जाती है जिससे उन्हें पता चलते रहे। ठीक है, तो देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। 24 जुलाई को राज्य भर में लागू होगी नई व्यवस्था। तो हर पंचायत के किसी स्कूल में वीसी की सुविधा उपलब्ध होगी। किसी समय जुड़ना है, जल्द ही इसकी जानकारी स्कूल देंगे। तो प्रधानाध्यापक को रोज की अब गतिविधियों की जानकारी देंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में पूरे दिन गतिविधियों की जानकारी प्रधानाध्यापकों से ली जाएगी। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानाध्यापक स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी से रोज जुड़ेंगे और पूरी जानकारी विभाग के अधिकारियों को देंगे। 24 जुलाई से व्यवस्था राज्य भर में लागू हो जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानाध्यापक स्कूलों में शिक्षकों को बच्चों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, पाठ पाठन, साफ सफाई कार्य आदि पूरी जानकारी प्रधानाध्यापक को देंगे। मालूम होगी विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हर दिन जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। इसी तर्ज पर अब जिलों के अधिकारी को हर दिन प्रधानाध्यापकों के साथ जुड़ेंगे। हर पंचायत के किसी भी एक स्कूल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जहां उस पंचायत के स्कूलों में सभी प्रधानाध्यापक जाकर ऑनलाइन जुड़ेंगे। इसके साथ ही पदाधिकारी भी जानना चाहेंगे प्रधानाध्यापक उसकी जानकारी देंगे। आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग के पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं। तो राज्य के सभी 75,000 से अधिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक 24 जुलाई को ऑनलाइन जानकारी देंगे। तो ये रही आज के समाचार पर छपी हुई मुख्य खबरें। तो आशा करते हैं आप सभी भाई बहनों को मिल गई होंगी, क्योंकि सभी खबरें एग्ज़ाम नगरी हमेशा से चाहता कि सभी शिक्षा जगत से रिलेटेड खबरें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए और आपको कहीं भटकना ना पड़े। इसीलिए एग्ज़ाम नगरी ये सभी जो एक प्लेटफॉर्म पर सभी खबरें उपलब्ध कराता है शिक्षक के। इसके लिए जो कार्यान्वित जो डेली हम लोग कर रहे हैं, ये डेली आपके लिए हमेशा चलती रहेगी। हर डे हर दिन की खबरें। ठीक है, तो चैनल को आप सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सूचना मिलती रहे। लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।